हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अध्ययन पथ पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं नए दिन के साथ नई शुरुआत। आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का डिटेल क्लास। सबसे पहले हम पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करके समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है, वैसे हमें कुछ तारे दिखने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही रात होती है, हमें अनगिनत तारे आसमान में दिखाई देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं और कुछ की टिमटिमाहट औरों से भिन्न होती है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब 15 दिन पर पूर्णिमा की रात होती है और 15 दिन पर अमावस्या की रात। जहाँ पूर्णिमा की रात रोशनी भरी होती है, वहीं अमावस्या की रात काली अंधेरी। ऐसे में तारों का अवलोकन करना बहुत आसान होता है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अपने से प्रयोग करके भी सीख सकते हैं। इसके लिए आपको एक टॉर्च के ऊपरी भाग जहाँ कांच होता है, उस पे सफ़ेद कागज लगा के नीचे की ओर रबड़ लगा देना है। ध्यान रहे रबड़ स्विच से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद शीशे की गोलाई में कागज पे छोटे छोटे छेद करके जब हम इसे अंधेरे कमरे में जलाएंगे तो आप पाएंगे कि तारों से टिमटिमाहट दिखाई देगी, और फिर जैसे ही आप बल्ब जलाएंगे ये सारे टिमटिमाहट छुप जाते हैं। ठीक इसी तरह सूर्य की तेज रोशनी में तारों का टिमटिमाहट दिखाई देना बंद हो जाता है। अब हम खगोलीय पिंड के बारे में जानेंगे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। मतलब
आसमान में जितने भी चीज चमकते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वे सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य जो एक तारा है और जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, जो सौर मंडल के केंद्र में है, जिसके चलते हम सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर पाते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। मतलब आसमान में अनगिनत ऐसे तारे हैं जो सूर्य के समान ही हैं, पर सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जिसके कारण हम उसकी प्रकाश और ऊष्मा को महसूस कर पाते हैं और बाकी तारे हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, पर आप जब उसे पास से देखें तो वो काफी बड़ा होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, जिसे हम सप्तसात या ऋषि संत, जो 7 तारों का समूह है, जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में 89 तारा मंडल हैं, जिसमें 88 नंबर पे सप्तऋषि और 89 नंबर पे अर्सा मेजर है। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को हम अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब हम कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे। पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर। ये एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ, इसका हमें जानकारी होना चाहिए। इसमें घूर्णन और परिक्रमण में लगने वाले समय के बारे में बताया गया है। जैसे बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, जो सूर्य का एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है और अपने अक्ष पर 59 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक इसी तरह शुक्र ग्रह है, जिसे पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा
255 दिन में करता है और अपने अक्ष पे घूर्णन 243 दिन में करता है। ठीक इसी तरह पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में और अपने अक्ष पर एक दिन करती है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है अपना, वो है चंद्रमा। अब हम मंगल के बारे में जानेंगे। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में और घूर्णन एक दिन में कंप्लीट करता है। मंगल ग्रह के पास अपना 2 उपग्रह है, मतलब 2 चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में कंप्लीट करता है। अपने अक्ष पे घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में कंप्लीट करता है। चंद्रमा की संख्या 53 है, मतलब सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास है और एक शनि के पास है। ठीक इसी तरह शनि ग्रह जो है वो 29 साल 5 महीने में परिक्रमण करती है और घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करती है। और इसके पास चंद्रमा की संख्या 53 है, जो सबसे ज़्यादा है बृहस्पति के पास और शनि के पास। अब यूरेनस जो सूर्य की परिक्रमा 84 साल में कंप्लीट करता है और अपने अक्ष पे घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करता है। इसके पास 27 उपग्रह हैं, मतलब 27 चंद्रमा हैं। नेपच्यून सूर्य का एक परिक्रमा 164 साल में करता है और अपने अक्ष पे घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है और इसके पास चंद्रमा की संख्या 13 है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं जो सूर्य के नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह हैं जो बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आगे हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। मतलब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसके केंद्र में सूर्य है। अगला टॉपिक है सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मतलब सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। गर्म गैस मतलब हाइड्रोजन और हीलियम। इसका खिंचाव बल पूरे सौर मंडल को बांधे हुए है और यह पूरे सौर मंडल में ऊष्मा एवं प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। अब आपसे कोई पूछे कि सूर्य किन गैसों से बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, और इसकी ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। आगे हम ग्रह के बारे में जानेंगे।
हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है जिससे आप दूरी के हिसाब से ग्रहों को याद कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये ट्रिक है जिससे आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद नहीं कर पाते हैं तो एक इससे भी आसान ट्रिक है। एम वेम जे सन। एम भी ई एम वेम जे एस यू एन सन। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। एम वेम जे सन। आप दोनों में से कोई भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां वाहन माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसे हम पेज नंबर 3 पर चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से सारे ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमण और उपग्रह के बारे में समझ चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए ग्रह अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 और सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे। मतलब 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 के बाद प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दे दिया और फिर 8 ग्रह बचे। यहाँ देखिए साइड में सबसे ऊपर बताया गया है, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब हम शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए इसे आप अपने से भी पढ़ के समझ सकते हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी
सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझना है। पहला, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसे भू आव क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, जिसके कारण इसे भू आव कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी। यहाँ पर पानी है, वायु है और हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है। यही कारण है कि पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब हम इसे यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। ये हमारी पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए इसे हम देख पाते हैं। पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकंड लगता है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही दिन में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आप जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखेंगे तो आपको चंद्रमा पर छाया नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं बड़े बड़े गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। अब हम आगे क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। मतलब ऐसे छोटे पिंड जो बहुत वर्ष पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए और आज भी ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ठीक ग्रह की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। अब हम
उल्का पिंड के बारे में समझेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आपने कभी टूटता हुआ तारा के बारे में सुना है? असल में ये उल्का पिंड होते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करते ही उनमें वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा कहते हैं। अगर ये बिना जले पृथ्वी की धरातल पर गिर जाए तो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र के बुलढाना में लोनार झील है, जो उल्का पिंड के गिरने से बना है। उल्का पिंड की खोज दफन लकोश्वा नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब हम थोड़ा सा उल्का और उल्का पिंड के अंतर को समझते हैं। ऐसी आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय घर्षण के द्वारा आपस में टकराकर बाहर ही टूट जाते हैं, उसे उल्का कहते हैं। और अगर उनके टुकड़े वायुमंडल में प्रवेश कर जाएं तो उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना समझना है कि जो टुकड़े वायुमंडल में प्रवेश कर जाएं वो उल्का पिंड, और जो वायुमंडल के बाहर ही टूट जाएं वे उल्का कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में समझेंगे। ब्रह्मांड है क्या? हमारे चारों ओर उपस्थित सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगा और अनंत अंतरिक्ष और उसमें उपस्थित आकाशीय पिंडों को मिलाकर बनी संरचना ब्रह्मांड कहलाती है। ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है और उसकी सीमाएं क्या हैं, ये अभी तक नहीं पता चला है, पर नवीनतम खोजों से ये पता चला है कि ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। एक सर्वमान्य थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विस्तार के बारे में पता चलता है। इस थ्योरी का प्रतिपादन 1894 से 96 में बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, जिसे 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने दोबारा से शोध करके अधिक प्रमाणित किया। अब हम आकाशगंगा के बारे में जानेंगे। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसी तरह
लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सूर्य ब्रह्मांड का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। सूर्य और सभी ग्रह इसके केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस पाठ में हमने खगोलीय पिंड, तारे, नक्षत्र मंडल, ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा, ब्रह्मांड आदि के बारे में पढ़ा। अब हम इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।